कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की 11 को तो बने। अब अरे दिखाई दे रहा हूँ नहीं? भैया मजा ले रहा हूँ बेटा तुम। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। तो मैंने तुम्हें यह बताया था कि इसमें क्या है, दो पद्धतियों का अपनाया जाता है, एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और दूसरी कौन सी, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। मैंने तुम्हें कल समझाया था कि इस चुनाव में सांसद के वोट की वैल्यू निकाली जाती है और विधायक के वोट की वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए मत मूल्य का निर्धारण, डालिए कि नहीं? अब देखो एक विधायक के वोट की वैल्यू कैसे निकालते हैं। लिखते हैं साथ साथ। बिल्कुल भैया, ऊपर लिखिए राज्य की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, जी हाँ। सदस्य इंटू 1/1000। यदि एक विधायक के वोट की कीमत निकालनी है, उसकी मत मूल्य निकालना है, वोट की वैल्यू निकालनी है, तो राज्य की कुल जनसंख्या में और उस राज्य की विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनसे क्या दे देते हैं, भाग, और 1000 का कर देते हैं गुणा। तो उसकी क्या निकल आती है, मत मूल्य एक विधायक का। ठीक है, तो एक तो ऐसे मान लीजिए, देखो अब वैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसा आपने कहा कि किसी राज्य की जैसे 20 लाख, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 20 लाख हुए, मतलब 20 लाख है, और निर्वाचित सदस्य मानो आपने मान लिया 200। कितने हैं, 200, और एक के विधायक की वोट वैल्यू निकालनी है, 0 से 30 से 30, इससे कट के अंदर आएगा 10। तो एक विधायक की वोट वैल्यू कितनी निकली, 10। अब 10 को बांट देगा, किसमें बांटना है, किसे 4 देना है, किसे 5 देना है। आई बात समझ में नहीं, बात समझ में आएगी। अब ऐसे तो लगाते हैं कि एक विधायक के वोट की वैल्यू लेकर, अब सांसद की कैसे निकालते हैं, देखो भाई साहब। मत मूल्य, सांसद मत मूल्य बराबर इसे साफ करूं, देखिए सांसद मत मूल्य बराबर सभी राज्यों के विधायकों के टोटल मूल्य जोड़े जाएंगे, सभी राज्यों के। विधायकों के कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित कुल सदस्य, बस हो गया, लिख लीजिएगा। इसमें क्या होगा कि सभी राज्यों के जितने विधायक हैं उनके टोटल मूल्य जोड़ दिए जाएंगे, और संसद के जो सदस्य होते हैं उस संख्या से क्या दे दिया, भाग, फिर निकल आते एक सांसद के वोटिंग वैल्यू। अच्छा यार, वो है सांसद। ठीक है, यहां तक किसी कुछ पूछना है तो बताइएगा आप।
नहीं। यदि एक विधायक के वोट की अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो उस राज्य की टोटल जनसंख्या में उस राज्य से जो विधायक होते हैं उस संख्या से देते हैं भाग और 1000 कर देते हैं गुणा, तो एक विधायक की वोट की वैल्यू निकल आती है। अब हमें एक सांसद के वोट की वैल्यू निकालनी है, एक सांसद की, तो उसमें हमें ये करना है, उसमें क्या करना है कि टोटल राज्यों के सभी जो विधायक हैं उनके मत मूल्य को जोड़ लिया जाएगा और संसद के जो निर्वाचित जो कुल सदस्य हैं उस संख्या से उसमें भाग दे देंगे, तो एक सांसद के वोट की वैल्यू निकल आती है। ठीक, बात समझ में आएगी नहीं? इसका मतलब यह है कि सांसद के वोट की वैल्यू विधायक के वोट की वैल्यू से बड़ी होती है, क्योंकि सांसद विधायक से बड़ा होता है। बात आगे समझ में नहीं? राष्ट्रपति के चुनाव में, और ये कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। बात आगे समझ में नहीं? अब अनुच्छेद 55 हो गया, अब अनुच्छेद लिखो 56, आर्टिकल 56 जी, आर्टिकल 56। इसमें लिखो राष्ट्रपति का कार्यकाल, एक शब्द लिखिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 वर्णन क्या करता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 56 में क्या रखा गया? राष्ट्रपति का कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल। निर्वाचन, हाँ जी, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। देखिए मैं एक बार फिर रिवीजन करता हूं, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। कितने होंगे? एक। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं भी कर सकता है या मंत्रिपरिषद के माध्यम से कर सकता है। ठीक। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल रखा गया है कि उसके चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को चुना कैसे जाएगा, यानी वोट डालने की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है। 56 में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो कितने समय तक उस पद पर रहेगा, कार्यकाल। ठीक है, 56। तो इसमें क्या है? राष्ट्रपति का कार्यकाल। इसके लिखिए 2 लाइन इसके अंदर लिखिए, लिखो, राष्ट्रपति अपने पद पर शपथ ग्रहण करने की तिथि से अपने पद पर शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रह सकता है। 5 शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक रह सकता है। तो राष्ट्रपति कार्यकाल कितना है? नॉर्मल 5 वर्ष, इससे अधिक समय के लिए नहीं। इससे अधिक समय के लिए फिर क्या होगा? चुनाव होगा। यदि वो दोबारा जीत जाता है तो 5 वर्ष के लिए और रहेगा। समझ रहे कि नहीं? ठीक है, 5 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं रह सकता है। आगे लिखिए, यदि राष्ट्रपति चाहे तो अपने पद को 5 वर्ष से पहले भी छोड़ सकता है। अपने पद को 5 वर्ष से पहले भी छोड़ सकता है। पांच वर्ष से पहले भी छोड़ सकता है। पांच वर्ष से पहले भी छोड़ सकता है। ठीक है, कई तरीके होते हैं पद को छोड़ने का। पहला तरीका लिखते हैं ना, स्वयं त्याग पत्र। स्वयं त्याग पत्र देकर, या तो स्वयं त्याग पत्र देकर दे दे। ठीक है, दूसरा तरीका यह होता है कि उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए, अकस्मात मृत्यु हो जाए तो सीधी शर्त पर छोड़ेगा। ठीक है, आकस्मिक
मृत्यु, आकस्मिक मृत्यु हो जाए। तीसरा तरीका यह है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा, महाभियोग के द्वारा, और यह अनुच्छेद आता है 61 में। महाभियोग कौन से अनुच्छेद में आता है? 61। महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा यदि कोई व्यक्ति समय से पहले अपने पद को छोड़ना चाहता है तो एक तो यह तरीका होता है कि स्वयं त्याग पत्र दे दे। अब बात यह आती है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ना चाहता है तो त्याग पत्र किसे देगा? तो त्याग पत्र अगर देना चाहता है राष्ट्रपति तो उपराष्ट्रपति को देगा। किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। बात आगे समझेंगे नहीं? ठीक, तो ध्यान रखो, यदि राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ना चाहता है तो वो त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को देगा। बात आगे समझेंगे नहीं? और स्वयं त्याग पत्र तो व्यक्ति अपनी मर्जी से देता है, अपनी राजी से देता है। देता है कि नहीं देता? तो स्वयं अगर मैं ठीक है मैं इस पद पर नहीं रहना चाहता, अगर रिजाइन लिख के किसे दे देगा? उपराष्ट्रपति को। ले आप ले जी महाराज, हम इस पद को छोड़ना चाहते हैं। उसी दिन से वो पद क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। वो त्याग पत्र में एक्सेप्ट कर लेगा उपराष्ट्रपति। एक तो होता है कि आकस्मिक मृत्यु हो गई, किसी कारणवश उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, किसी कारणवश हो जाती है तो पद खाली हो जाएगा। दूसरा पद ये, और तीसरा तरीका क्या मैंने तो बताया महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा। ये प्रक्रिया संसद चलाती है। कौन चलाती है इस प्रक्रिया को? इस प्रक्रिया को संसद में चलाया जाता है। और आपको पता है कि संसद में 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। ये संसद के 2 सदन होते हैं। संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। कोई भी सदन ला सकता है, जरूर नहीं कि पहले लोकसभा लाए या राज्यसभा लाए। राष्ट्रपति को उठाने के लिए संसद का कोई भी सदन क्या ला सकता है? महाभियोग ला सकता है। बात आए समझे? और ये संसद में चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है, संसद में चलती है भाई साहब। ठीक है, मान लीजिए यदि लोकसभा महाभियोग लाती है, और महाभियोग लाते कम है, महाभियोग लाते हैं कि राष्ट्रपति ने कोई असंवैधानिक कार्य किया है, मिसबिहेवियर कर रहे हैं और इनकैपेसिटी है, उनके अंदर राष्ट्रपति पद के लिए नहीं है योग्य, तो ऐसी कंडीशन में संसद उनके खिलाफ क्या लेके आएगी? महाभियोग। महाभियोग लेके आएगी। अब महाभियोग लाने के लिए संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो या तो फिर लोकसभा लेके आएगी या फिर राज्यसभा लेके आएगी। कोई भी सदन ला सकता है। समझ रहे हो नहीं? बता रहा हूं बेटा, 2/3 अभी बता रहा हूं। यदि लोकसभा लेके आती है महाभियोग तो कम से कम 1/4 सदस्यों के सिग्नेचर आवश्यकता होते हैं। कम से कम 100 सदस्य लेके आएंगे लोकसभा में। यदि राज्यसभा लाना चाहती है तो कम से कम 50 सदस्य, 50 सदस्य, क्योंकि राज्यसभा की संख्या कम है, लोकसभा की दुगनी है राज्यसभा से, तो उसके लिए कम से कम 100 सदस्य लेके आएंगे, इसके लिए 50 सदस्य लेके आएंगे। बात आ रही समझ में? यदि लोकसभा महाभियोग लेके आती है तो लोकसभा से 2/3 बहुमत से वो पारित हो गया महाभियोग, तो अब अगले सदन में जाएगा राज्यसभा में। जहां वोटिंग हुई थी वहां यहां भी वोटिंग होगी। जब अगले सदन में जाएगा तो वहां राष्ट्रपति को बुलाया जाएगा। अपने सीधी सी बात है, भारत की ये न्यायिक प्रक्रिया है कि बिना उस व्यक्ति के अपराध को सुने हुए या उस व्यक्ति के पक्ष को सुने हुए कोई सजा नहीं दी जाती है, चाहे उस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है, लेकिन उसकी सुनवाई भी जरूर, हियरिंग जरूर होती है नहीं? तो संसद के दूसरे सदन में जब पहुंच जाएगा वो महाभियोग, तो राज्यसभा में उसे बुलाया जाएगा कि तुमने ऐसा कार्य किया है संविधान के विरुद्ध। ठीक है, तो वो अपनी सफाई रख सकता है। ठीक है, यदि वो दोषी पाया जाता है तो यहां भी वोटिंग होगी और यहां भी 2/3 से पारित होगी वोटिंग, तो उसी दिन से उसका पद खाली माना जाएगा। बात आ रही समझ में? और एक और बात बता दूं, महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना दी जाती है कि हम आपके खिलाफ क्या लेके आ रहे हैं? महाभियोग। 14 दिन पहले बताया जाएगा, महाराज हम आपके खिलाफ हम महाभियोग ला रहे हैं, बहुत दिन गद्दी पर बैठ लिया आप। ठीक है, और वो महाभियोग पारित हो गया संसद से, उसी दिन से उसका पद खाली हो जाता है। लेकिन आज तक
भारत में किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग नहीं लाया गया है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है भारत के अंदर कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया चलानी पड़ी हो संसद में। कोई दिक्कत यहां तक बात आज समझ के नहीं? तो ये प्रक्रिया होती है महाभियोग की प्रक्रिया, और ये तो स्वयं है, ये तो भगवान की इच्छा के ऊपर निर्भर है, ये स्वयं की इच्छा के ऊपर निर्भर है, ये सांसदों की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि हमें करना क्या है। लोकसभा में कहने का मतलब है अधिकतम संख्या 550 है वर्तमान में। आपने रटी होगी 552, आप भूल जाना 552 को अब, क्योंकि 2020 से कितनी रहेगी 550, क्योंकि लोकसभा में 2 सदस्य राष्ट्रपति अपनी ओर से मनोनीत करता था, अब नहीं कर सकता है, हटा दिया। और राष्ट्रपति लोकसभा मनोनीत नहीं करेगा, करेगा तो किसमें? राज्यसभा में। ठीक है, अधिकतम संख्या 550। अभी वर्तमान में 543 सीटों पर चुनाव होता है। कितनी पे हो रहा है? 543 सीटों पर। ठीक है, इतने हैं। और यहाँ 250 मेंबर है राज्यसभा में, 250 तो दुगने हो गए ना, क्या भाई? 550, 250 दुगने और ओवर हो गए। समझ रहे हो नहीं? तो ये अभी हम पढ़ेंगे संसद के बारे में, तो अलग पढ़ेंगे। पहले हम किसी बारे में पढ़ रहे हैं? हम राष्ट्रपति के बारे में। पहले हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे संसद के बारे में, तो लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ नहीं? तो यहां तक किसी को कोई भी समस्या हो तो आप हमसे पूछ सकते हो। अब एक बार आप मेरे साथ बोले, रिवीजन हो जाएगा, अच्छी बात है। ठीक है, यदि हमें संसद के वोट की वैल्यू निकालनी है, कीमत निकालनी है, तो हमें क्या करना है? सभी राज्यों के विधायकों के टोटल मूल्य को जोड़ लेना है, और संसद के निर्वाचित जो कुल सदस्य होते हैं उनसे हमें भाग दे देना है, तो एक सांसद के वोट की वैल्यू निकल आएगी। बात आई समझ के नहीं? फिर हम अनुच्छेद 56 पढ़ रहे हैं, तो अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल, कोई व्यक्ति यदि राष्ट्रपति बन जाता है तो वो अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? तो इसमें कहा गया है कि वो व्यक्ति अपने समय तक 5 वर्ष तक रह सकता है, अधिकतम 5 वर्ष से ऊपर नहीं, लेकिन उससे पहले भी उस पद को वो छोड़ सकता है। तो छोड़ने के मैंने तुम्हें 3 कारण बताए हैं। पहला तो स्वयं त्याग पत्र देकर, यदि राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ना चाहता है तो त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को, वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, दूसरी तो होती है आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, कॉजुअल अपने आप होता है किसी कारणवश, तो ऑटोमेटिकली पद खाली हो जाएगा, पोस्ट खाली है राष्ट्रपति की। तीसरी प्रक्रिया होती है महाभियोग के द्वारा, और महाभियोग कौन चलाती है? संसद। तो संसद का कोई भी सदन महाभियोग ला सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। यदि लोकसभा लाएगी तो 100 सांसदों की आवश्यकता होगी, राज्यसभा लाएगी तो 50 MP की आवश्यकता होगी। ठीक है, और महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व कि महाराज हम आपके खिलाफ क्या लेके आ रहे हैं? महाभियोग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। आर्टिकल 57 लिखो, उसमें लिखो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। आर्टिकल 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57 यानी आर्टिकल 57 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। अब इसमें ये नहीं कहा गया है कि कितनी बार बन सकता है, कितनी बार नहीं बन सकता, इसमें लिख दिया पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया, ठीक है, यदि वो दोबारा चुनाव में खड़ा होता है, दोबारा जीत जाता है, फिर भी बन जाएगा। पर लेकिन ये नहीं है कि अधिकतम कितनी बार बन सकता है। जैसे अमेरिका में जो राष्ट्रपति पद होता है तो 2 बार बनता है। कितनी बार? 2 बार। 2 बार के बाद तीसरी बार वहां बन नहीं सकता।
लेकिन भारत में अपना ऐसा नहीं है। यहाँ एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। बात आगे समझे। ये हमारा अनुच्छेद क्या कह रहा है? 57। कौन सा अनुच्छेद कह रहा है? 57 के यदि कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन जाता है तो वो दोबारा भी चुना जा सकता है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बनेंगे। 2 बार। कितनी बार बने थे? 2 बार। ठीक है। अब अनुच्छेद लिखिए 58, आर्टिकल 58। आर्टिकल 58, इसमें राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता। तो मैं 4-5 आपको योग्यता लिखा रहा हूं कि ये व्यक्ति में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता होनी चाहिए। पहले लिखिए भाई। हाँ जी, क्या हो गया? हंसते हिलते क्यों? अरे कोई आप हंस रहे हो तो शरीर में कंपन हो रहा है तो हंसोगे, सीधी सी बात। क्यों नहीं? पहली योग्यता देखिए भाई, वह भारत का नागरिक हो। कहां का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। ये योग्यता तो सबके पास होना चाहिए। यदि भारत के अंदर कोई भी चुनाव लड़ना है, भारत के अंदर किसी भी पद पर आपको जाना है तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके पास, भारतीय नागरिकता होनी चाहिए। नहीं, वह भारत का नागरिक। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कितने वर्ष? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। कम से कम 35 साल का होना चाहिए। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम उम्र 35 साल होना जरूरी है। इससे ऊपर चाहे 80 साल का हो, चाहे 90 साल का हो, रखा गया है। एक समझ आ जाती है व्यक्ति में ना। ठीक है, 33 वर्ष इसलिए रखी गई है कि एक व्यक्ति समझ आ जाती है, एक आदमी मैच्योर हो जाता है कि क्या करना क्या नहीं। नहीं, मैच्योर तो आधे वो तो बहुत सही है। ठीक है, हमेशा कुछ ऐसी ज्ञान होता है कि वो उम्र के हिसाब से आता है, खून थोड़ा शांत हो जाता है। 18 साल के व्यक्ति को अभी तुम्हें बना दे, मान लो 18 न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखते और कोई 25-26 साल का लड़का युवा राष्ट्रपति बन जाए, समझ रहे ना? चाइना या रूस ने किसी पड़ोसी देश ने हमारे ऊपर कर दिया आक्रमण, तो भाई तुम क्या रुक रहे हो? नया खून है, तुम बताओ, तुरंत फौज को आदेश दो आक्रमण करो। अब तुम्हें आक्रमण करो तो फिर क्या है? सोचती है खून का बदला खून। और लेकिन जब उम्र हो जाती है तो सोचता है कि यदि मैं तुरंत आक्रमण दे देता हूं तो उसका नुकसान तो होगा, हो सकता है उसके साथ वो हमें भी ले डूबे। भाई ले डूबेगा नहीं ले डूबेगा? तुम बताओ क्या भाई? पाकिस्तान आए दिन हरकत करता रहता नहीं? द्रौपदी मुर्मू 60 साल से प्लस होगी, अब वो आक्रमण देते हैं कि आक्रमण कर दो भारतीय फौज से, क्योंकि तीनों सेनाओं का कौन होता है? अध्यक्ष होता है, राष्ट्रपति। दे दिया आदेश कि जाओ आक्रमण कर दो। हाँ जी, देखिए उच्च न्यायालय में यदि आप रिट जारी करने तो अनुच्छेद 226 का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल 226, और सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करते हो तो आर्टिकल 32। ठीक है बहन? है क्या और कुछ होगा उसमें देख लेना। ठीक है, बताऊं मैं। ठीक है, आने दो पहले बताया। वह भारत का क्या हो? नागरिक हो। वह 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष। तीसरे को, वह पागल अथवा दिवालिया न हो। क्या न हो भाई? अथवा दिवालिया न हो। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या पागल होना जरूरी है? नहीं, राष्ट्रपति बनने के लिए पागल होना जरूरी नहीं है। पहले मना कर रहा है कि वो व्यक्ति कैसा नहीं हो? पागल ना हो।
ठीक है। अब दूसरा होता है दिवालिया। दिवालिया को हम कहते हैं बैंकरप्ट। बैंक, उसने इतना कर्जा ले लिया है बैंक से, बैंक ने, कि उसे दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया घोषित बैंक जब करती है कि आपके पास 1 रुपए की प्रॉपर्टी है, आपने 10 रुपए बैंक से ले रखे हैं। अब बैंक आपकी प्रॉपर्टी छीने तो मात्र बैंक को 1 रुपए प्राप्त आपसे हो रहा है, 9 रुपया बैंक घाटे में गई, घाटे में गई कि नहीं। फिर ऐसे व्यक्ति को बैंक क्या करेगी? दिवालिया घोषित करेगी, इसके पास कुछ नहीं है, बेकार हो गया ये तो, फिर खत्म। अब ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति का पर्चा भरना चाहे तो नहीं भर पाएगा, प्रतिबंध है। प्रतिबंध है कि नहीं? उसने तो सोचा ही है भारत में क्या करने के लिए? घपला करने के लिए, घपला करना है। क्यों भाई? ठीक है, तो ये योग्यता है, वह पागल अथवा दिवालिया। चौथा, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लिखते जाइए, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो उसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता है तो वो राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता रखता है। 5वीं, वह केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसी के लाभ के पद पर न हो। वह केंद्र सरकार व राज्य सरकार किसी के लाभ के पद पर न हो। कहने का मतलब आप यह समझ सकते हो कि वो व्यक्ति कोई गवर्नमेंट जॉब पर न हो। यदि गवर्नमेंट जॉब पर है तो वो राष्ट्रपति का पर्चा नहीं भर पाएगा, और भरना चाहता है तो उसका पहले से त्याग पत्र देना होगा। आगे बात समझ गए नहीं? तो ये अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है? योग्यता है। ठीक है, एबिलिटी या क्वालिफिकेशन आप कह सकते, कुछ मान के चलो। ठीक है, तो पहली, वह भारत का क्या हो, उसकी न्यूनतम उम्र कितनी हो, कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। आप इसमें से कुछ भूल जाओ, लेकिन इस उम्र को मत भूलना। ठीक है, कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 35 साल। कितना होना चाहिए? 35 साल। कम से कम 35 साल का तो होना जरूरी है। बात आगे समझे कि नहीं? ठीक है, और वो किसी के लाभ के पद पर न हो। किसी के लाभ के पद पर क्या होने नहीं चाहिए उसे, चाहे वो केंद्र सरकार में हो चाहे वो राज्य सरकार में हो। और उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। वह पागल भी नहीं होना चाहिए, ना ही वो दिवालिया होना चाहिए। न पागल हो न दिवालिया हो। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। हाँ जी, कोई किसी को प्रॉब्लम बताओ? नहीं? आगे चले, लिख लिया ये। अब लिखिए अनुच्छेद 59। इसमें लिखो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59 में क्या है? आर्टिकल 59। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। राष्ट्रपति पद के लिए कुछ शर्तें रखी गई। शर्त क्या है? लिखो एक आध भाई, लिखो। पहली, कोई भी व्यक्ति
यदि कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा व राज्यसभा लोकसभा कोई भी व्यक्ति यदि लोकसभा व राज्यसभा तथा विधानसभा का सदस्य है यदि कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। तो वह राष्ट्रपति नहीं बन सकता है जी। यदि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, यदि वह व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो उसे इन सदनों से त्यागपत्र देना होगा। इन सदनों से उसे क्या देना होगा भाई? त्यागपत्र। तो वो खड़ा हो, ये शर्त रखी गई है। बात आगे समझे कि नहीं? तो ये किस शर्त, कौन सा अनुच्छेद 59 का था, ठीक है, अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। तो ये शर्त है, यदि लोकसभा या राज्य की विधानसभा का कोई मेंबर है और वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद में खड़ा होना चाहता है चुनाव में, तो उसे पहले उस सदन से क्या देना होगा? त्यागपत्र देना होगा। और त्यागपत्र देने के बाद वो पर्चा भर सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। ये शर्त रखी गई है। अब लिखिए अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 लिखिए भाई। आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद। इसमें रखी गई शपथ, देखो राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ। शपथ को कहते हैं ओथ, कसम। कसम तो जानते हो नहीं? तो वही कसम खाते हैं। अब बात आती है कि जब कोई भी व्यक्ति यदि राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, जब राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है तो वो किस व्यक्ति के सामने शपथ ग्रहण करता है? तो इसमें कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में शपथ का उल्लेख किया गया है, तो राष्ट्रपति जब कोई व्यक्ति बन जाता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। किसके सामने शपथ ग्रहण करेगा? यदि वो बन जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का, कौन से न्यायालय का? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। न्यायाधीश किसके सामने? मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। लिखिए, भारत के राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है, किसके सामने देते हैं?
देते हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं किस व्यक्ति के सामने शपथ ग्रहण करते हैं, कौन सा व्यक्ति बताओ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होता है उसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह देते हैं। नहीं समझ में आई? जो भारत का, कहने का मतलब जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको ही हम भारत का मुख्य न्यायाधीश बोल देते हैं। भारत के अंदर, अपने देश के अंदर सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर कोई भी न्यायालय नहीं है। सबसे ऊपर कौन है? फिर उनके नीचे हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं जिला स्तर पे, जिला स्तर पे, ठीक है। फिर तो छोटे छोटे हो जाते हैं, पंचायत स्तर तक तो कोर्ट है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वो सर्वोच्च न्यायालय होता है। और भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहां है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में भैया, ठीक। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 जज हैं, 34, ठीक है। 10% बढ़ा दिए गए हैं, पहले 31 हुआ करते थे, 3 और बढ़ गए, कितने हो गए? 34, 34 जज कौन रखता है? सुप्रीम। हाँ जी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कोर्ट में होते हैं, जज का कोई वकील नहीं होता बहन, कोर्ट के अंदर होते हैं। आप LLB कर लो, LLM कर लो, आप LLB कर लो, LLM कर लो, और आपको अनुभव हो जाओ तो आप अपना सीधी सी वकालत करने लो कोर्ट में जाके, और रजिस्ट्रेशन हो जाता है, पता हो जाता है ये सुप्रीम कोर्ट का वकील है कि हाई कोर्ट का वकील है कि ये किसका है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वकील है। समझ रहे हो नहीं? ये प्राइवेट सेक्टर में वकील होता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो बात? आई समझ लो तो भाई, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने राष्ट्रपति क्या लेता है? शपथ लेगा कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं इस काम को कैसे करूंगा, ईमानदारी या क्या ना संवैधानिक रक्षा करूंगा। कुछ होती है शपथ, एक लिखी होती है, उसे पढ़ते हैं। एक तरफ कौन खड़े होंगे? मुख्य न्यायाधीश, एक तरफ राष्ट्रपति महोदय जी खड़े होंगे, शपथ ग्रहण कर रहे होंगे, मैं शपथ ग्रहण करता हूं फलाने अमुक व्यक्ति ढिकाने सिंह जी, ठीक है। बात आई समझ के नहीं? ठीक। अब आता अनुच्छेद 61 लिखिए, महाभियोग पढ़ेंगे। महाभियोग कैसे लगता है? आर्टिकल 61, इसमें क्या गया है? महाभियोग। महाभियोग इंग्लिश में कहते हैं जैसे इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट कहते हैं इंग्लिश में महाभियोग। अगर इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस चलती है वो प्रेसिडेंट के ऊपर चलती है जी। अब ये महाभियोग क्या है लिखिए इसके अंदर। अब महाभियोग संसद में चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग संसद में चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। संसद चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग संसद में हम राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाते हैं। आगे लिखिए, महाभियोग संसद में राष्ट्रपति को हटाने के लिए लाते हैं। किसे हटाने के लिए ला रहे हैं? राष्ट्रपति को। और यह महाभियोग तब लाया जाता है महाभियोग तब लाया जाता है जब राष्ट्रपति में असमर्थता क्या हो, इनकैपेसिटी, असमर्थता
असमर्थता, 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 या असंवैधानिक कार्य किया हो। असंवैधानिक, एक होते संवैधानिक, संविधान के अनुसार कार्य, और संविधान के विरुद्ध जाकर कार्य असंवैधानिक, या असंवैधानिक कार्य किया हो, असंवैधानिक कार्य किया हो, ठीक है, तब हम क्या लाते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, तब उस व्यक्ति के खिलाफ महाभियोग लाते हैं। आगे लिखिए, संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। संसद का कोई भी सदन, संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकता है। संसद का कोई भी सदन महाभियोग ला सकता है। जी, तो कोई दिक्कत झूठी लेकिन है तो महाभियोग गिर जाएगा, फिर अपने पद पर बना रहेगा। यदि वो सीधी सी बात महाभियोग पास नहीं होता है तो व्यक्ति उसी पद पर बना रहेगा। समझ कि नहीं? आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर की, आपको पुलिस ने पकड़ा, जज के सामने प्रस्तुत किया और जज ने तुम्हें बेइज्जत बाइज्जत बरी कर दिया, निर्दोष साबित कर हो गए आप, तो आप अपराधी नहीं हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्या भैया? धोखा? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हो। ये हो सकता वहां पर ये नहीं कि भाई ये मानहानि का केस लगा दो संसद के, किस में लगाओगे? समझे कि नहीं? ये समाज में अलग चीज होती है, ठीक है। और आप राष्ट्रपति को गाली भी नहीं दे सकते महाशय जी, गाली तो आप किसी को भी नहीं दे सकते, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं दे सकते, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पद है, राजा है, देश का पापा है। समझ रहे को नहीं? सबका पिताजी है वो। हाँ जी, ठीक है, मजाक में कह रहे, यानी राष्ट्रपति, ठीक है भाई, राष्ट्र का क्या है? पति है, सबसे बड़ा पद है, इससे ऊपर कोई है ही नहीं भारत में, ठीक है। प्रधानमंत्री, मंत्री, संतरी, अधिकारी के डीएम पीएम सब नीचे है, उसके ऊपर कोई नहीं है उससे। समझ रहे हो नहीं? ठीक, क्या लिखा तुम लास्ट पॉइंट बताइए इसमें। कोई भी सदस्य महाभियोग, कोई भी सदन ला सकता है, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा। देखो, महाभियोग लाने से पूर्व, महाभियोग लाने से 14 दिन पहले, महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व या 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है, राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। महाभियोग लाने से पूर्व या पहले, यानी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। उसे बता दिया जाता है कि राष्ट्रपति महोदय, महाराज, हम आपके खिलाफ क्या लेके आ रहे हैं? महाभियोग। 14 दिन पहले बता दिया, वार्निंग, चेतावनी कि तैयार हो जाओ। क्या नहीं, ये देखो रूल है संविधान, तो असंवैधानिक कार्य हो जाए, संवैधानिक होते बताओ भाई। इसमें ये कहा गया है कि किसी व्यक्ति को बताकर मारा जा रहा है, तैयार हो जाओ, अब आपको काटा जाएगा। कहां काटा जाएगा? संसद में। बता के काट रहे नहीं, पहले 14 दिन के तैयार हो जाओ महाराज, अब आपका नंबर है, ठीक है। आपने असंवैधानिक कार्य किया है, ये आपके अंदर इनकैपेसिटी है, आप इस पद के लिए अब योग्य नहीं रहे हो। बात आगे समझ में नहीं? तो संसद का कोई भी सदन ला सकता है। यदि कोई सदन लाएगा तो कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव पेश करना होगा। कम से कम कितने सदस्यों के? 1/4, 1/4 सदस्यों के क्या हो? हस्ताक्षर युक्त सिग्नेचर प्रस्ताव लेके आएंगे संसद में। और उस संसद की अनुमति किससे लेगा? जैसे मान लीजिए लोकसभा का व्यक्ति लेके आते हैं, लोकसभा के व्यक्ति राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लेके आए, तो सबसे पहले 1/4 सदस्यों के क्या होने चाहिए? हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव। वो प्रस्ताव किसके पास जाएगा? अध्यक्ष के पास, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके पास। जब वो अध्यक्ष अनुमति दे देता है
तभी उस महाभियोग पर सीधी सी बात कार्रवाई शुरू होती है। कार्रवाई शुरू होती है, संसद में बहस होती है कि इन्होंने ऐसा कार्य, कछु जो सांसद होंगे वो ये कहेंगे इन्होंने ऐसा कार्य किया है, कुछ सांसद ऐसे होंगे वो ये कहेंगे इन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया है। पक्ष विपक्ष दोनों होगा, बहस होगी, फिर वोटिंग होगी। भाई कोई फैसला लेना है तो वोट के आधार पर होगा, और 2/3 बहुमत पारित हो गया तो एक सदन से पारित हो जाएगा, फिर वो अगले सदन में भेज दिया जाएगा। जो प्रक्रिया पिछले सदन में गुजरी थी वही प्रक्रिया अगले सदन में गुजरेगी, और अगले सदन में जब भेजा जाएगा तो उस सदन में उस व्यक्ति को बुलाया जाएगा जिसके खिलाफ महाभियोग है, अर्थात राष्ट्रपति को। ठीक है, या राष्ट्रपति वायदे में अनुपस्थित है तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को भेज सकता है अपनी सिफारिश के लिए। वो राष्ट्रपति की बात रखेगा, ये फलाने सिंह इन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया है या किया है, और उस सदन से भी पारित हो जाता है 2/3 बहुमत से, तो उसी दिन से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, मतलब पूर्व हो जाते हैं। लेकिन भारत में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप हेडिंग डालिए भाई, राष्ट्रपति के कार्य। राष्ट्रपति के कार्य, क्या क्या कार्य कर सकता है राष्ट्रपति?